हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं आपके साइंस टीचर आप सभी लोगों का ज्ञानयुग क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताया हूं अपने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1, जिसमें मैंने ये बताया कि मैं साइंस का टीचर हूं और मैं आप सभी को बायोलॉजी और एवं केमिस्ट्री के क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं सीबीएसई पैटर्न से एनसीईआरटी की बुक से आप लोगों का ये कोर्स कवर कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पहले पार्ट के वीडियो में, जो कि चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें मैंने कुछ वैज्ञानिक, जैसे शुरुआती मैंने रॉबर्ट हुक के बारे में 1665 में उन्होंने फर्स्ट आविष्कार सेल नाम दिया। उन्होंने कैसे सेल नाम दिया, किस चीज़ का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस चीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद फिर ओनियन पील के एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उसके अंदर हमें माइक्रोस्कोप से क्या दिखता है, इन सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा था। इसी शेड्यूल में यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है, सेम चैप्टर। जस्ट लेट्स प्रोसीड द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। हमें जो माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो आकृतियाँ नज़र आईं, जो शेप या जो भी चीज़ हमें नज़र आया ऑब्जर्वेशन के दौरान, what is that, what are those things? Those honeycomb structure, hexagonal shaped structure is named by Robert Hooke cell. रॉबर्ट हुक के द्वारा उसका नाम दिया गया सेल। ओके, अब क्या होता है कि जब एक वैज्ञानिक अपने खोज के द्वारा कुछ नया देने का प्रयास करते हैं तो उस एक मार्ग, एक रास्ता बन जाता है। अब अन्य वैज्ञानिक उसी मार्ग पे, उसी पथ पे चल के उसको और अच्छे तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ और नया ऐड करते हैं, उसके बारे में कुछ और नया बताते हैं। तो इसी प्रयास में रॉबर्ट हुक के बाद कई अन्य वैज्ञानिक आए, उन्होंने रिसर्च किया, कुछ नया भी उन्होंने रखा या पहले से ही बनाए गए चीज़ों को थोड़ा और डिफ़ाइन करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो इन दिस डायरेक्शन लेट्स फर्दर प्रोसीड द कंटेंट। नाउ दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। जैसे कि ओनियन पील के केस में आपको मैंने बताया था, आप देख पा रहे हैं इसके सभी बॉक्सेस जो हैं सिमिलर पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न पे है। ओके, अब बात एक कन्फ्यूज़न की हो सकती है, माइट बी अ क्वेश्चन अराइज। सपोज़ एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, प्याज। प्याज, एक बड़ा प्याज लिया, एक छोटा शेप में प्याज लिया। दोनों के पील को जब रिमूव करके हम माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो दोनों के ऑब्जर्वेशन में हमें जो चीज़ें दिखेंगी, जो स्ट्रक्चर सेल का दिखेगा, चाहे वो बड़ा प्याज के केस में हो चाहे वो छोटे प्याज के केस में हो, दोनों का सेम स्ट्रक्चर, सेम सेल के स्ट्रक्चर शेप दिखेंगे, साइज़ दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग साइज़ के हमने प्याज लिया तो सेलों का साइज भी अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ, अगर ओनियन सेल ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट होता तब शायद सेल के साइज एंड शेप में वेरिएशन चेंजिंग नज़र आता। सपोज़ अगर मैं प्याज लिया और एक आलू लिया, आलू के अंदर का सेल का ऑब्जर्वेशन मुझे दूसरे किस्म का दिखता। ओके, और स्मॉल साइज दिखता या बिग साइज दिखता फ्रॉम इन कंपेयर टू द ओनियन। पर अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो सेलों का साइज भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा।
Okay, so in this paragraph it is telling these structure look similar to each other. ये स्ट्रक्चर सारे एक दूसरे के सिमिलर दिखेंगे. ओके, वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ऊपर दिए गए एक्टिविटीज़ के माध्यम से, ओनियन बल्ब की एक्टिविटीज़ के माध्यम से, और डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर visible under microscope. The cells of the onion peel will all look same regardless of the same size of the onion. चाहे वो किसी भी साइज़ का आपने प्याज लिया हो, एक बड़ा एक छोटा, पर उसके सेल्स के जो माइक्रोस्कोप नीचे जब ऑब्जर्व करेंगे तो उनके सेलों के साइज सिमिलर होंगे, सेम साइज के होंगे. So these small structure that we see are the basic building unit of onion bulb. यानी मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिया ओनियन बल्ब का, तो यह ओनियन बल्ब का फॉर्मेशन उसी एक सिंगल सेल के बेसिस पे उसका शुरुआत एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ. वही सेल डिवाइड होके मल्टीपल सेल हुआ. ओके, मल्टीपल सेल बन के उसका एक लेयर फॉर्म हुआ, फिर कई मल्टीपल सेल मिल के फिर एक और लेयर फॉर्म हुआ. ऐसे ही करके एक पूरे ओनियन ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ, पर शुरुआत तो वहीं एक सेल से ही स्टार्ट हुआ ना. इसीलिए सेल को एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माना गया है. ओके, नॉट ओनली ओनियन बट ऑल ऑर्गेनिजम्स, केवल ओनियन की ही बात क्यों करें हम, अन्य भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी शुरुआत एक बेसिक सेल से ही हुआ है. ओके, हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव इन देयर ओन. वो अलग की बात है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के होल लाइफ पूरी बॉडी में एक ही सेल होते हैं, यानी उनका पूरा डिपेंडेंसी एक ही सेल पे होता है. उनके जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी वर्क हैं उस ऑब्जेक्ट के, वो सारा एक ही सेल से फुलफिल हो जाता है रिक्वायरमेंट. और वहीं पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके बॉडी के अंदर मोर देन वन सेल्स हैं, तो उनके भी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी जीवित रहने के, सारे उसके बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं सारे सेल्स मिलके उसके बॉडी को जीवित रखने का प्रयास करते हैं. जितने भी परफॉर्मेंस हैं, वर्क हैं, वो सारे सेल्स मिलके करते हैं, जो कि यूनिसेलुलर वाला बॉडी में केवल एक सिंगल सेल ही करता है सारे वर्क. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज करो किसी फैमिली मेम्बर में केवल एक ही पर्सन सारे फैमिली मेम्बर के लिए काम करता है, और किसी फैमिली मेम्बर में जितने फैमिली मेम्बर हैं सब लोग अपने अपने वर्क को डिवाइड कर लेते हैं, जिससे सारा वर्क ईजिली हो जाता है. दोनों घरों में काम हो रहा है, दोनों फैमिली मेम्बर में काम हो रहा है. यही है कि एक फैमिली मेम्बर में सपोज दैट एक लोगों घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है. ओके, दूसरे घर में भी पापा मम्मी भाई बहन, पर एक फैमिली में केवल मम्मी ही सारे काम वो करती हैं. ओके, बर्तन धुलना, खाना पकाना, सब्जी बनाना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, कपड़े धुलना, सारा वर्क वो मदर के जिम्मे है, यानी सबका वर्क वो सिंगल कर रही हैं. ओके, वहीं पे जो अन्य फैमिली एग्जाम्पल दे इसमें उसमें भी 4 मेंबर्स हैं, पर सारे 4 मेंबर्स ने अपने अपने काम को, वही काम जो सिंगल पेरेंट कर रहा है वही काम इनके घर में भी हो रहा है, मगर इन्होंने अपने काम को डिवाइड कर रखा है, जिससे इनके वर्क ईजिली फॉर्म हो जा रहे हैं, ईजिली परफॉर्म हो जा रहे हैं. ओके, विद इन कम समय में ही उनके वर्क परफॉर्मेंस हो जा रही है, काम पूरा हो जा रहा है, और कोई बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है. मतलब जो एक सिंगल सेल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उसका फुलफिल उस ऑर्गेनिजम्स का फुलफिल वो सिंगल सेल करता है, और जो एक मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऑर्गेनिजम्स में जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वो सिमिलर है सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर. पर यही है कि उसमें सिंगल सेल सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा फुलफिल करता है, और इसमें सारे सेल मल्टीपल सेल यानी सारे सेल मिलके इस ऑर्गेनिजम्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. सो इस डायरेक्शन में रॉबर्ट हुक ही फर्स्ट एंड लास्ट नहीं थे. उसके बाद तमाम अन्य वैज्ञानिक आए जिन्होंने उनके रिसर्च को और मॉडिफाई किया, कुछ अपना और नया देने का प्रयास किया. इसी दिशा में रॉबर्ट हुक के बाद 1674 में लेवनहॉक, एंटोन वॉन लेवनहॉक ने कुछ नया देने का प्रयास किया. उन्होंने कुछ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से पॉन्ड के वाटर को लेके उन्होंने यह रिसर्च किया, डिस्कवर किया कि पॉन्ड के वाटर में भी कुछ मूविंग सेल्स पाए गए.
यानी कि पॉन्ड के वाटर में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं मौजूद। ओके, क्योंकि फ्री लिविंग सेल्स मूवमेंट करता हुआ पाया गया माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के अंडर में ऑब्जर्व करने के दौरान। नेक्स्ट, वन मोर वैज्ञानिक, इसी दिशा में एक और वैज्ञानिक का नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया कि सेल के अंदर जो सेल पूरी सेल को कंट्रोल करता है एक ऐसा ऑर्गेनल सेल के भीतर मौजूद है। वन थिंग आई वांट टू से दैट, जैसे कि एग्जांपल, एक ह्यूमन बॉडी के शरीर के अंदर बहुत से पार्ट्स होते हैं बॉडी में के भीतर, हार्ट, लंग्स, किडनी। ओके, तो ये सारे ब्रेन, ये सारे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली ऑर्गन कहते हैं ना। यानी एक बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। वैसे ही सेल, सपोज सेल इज़ ए बॉडी, और सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया कि उन्होंने खोज निकाला कि सेल के अंदर एक और ऑर्गेनल है जिसका नाम है न्यूक्लियस, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, कमांड करता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इन 1839 वन मोर वैज्ञानिक, एक और वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिसका नाम था पुरकिंजी, उन्होंने यह खोज निकाला कि सेल के अंदर एक तरल पदार्थ, गाढ़ा डेंस तरल पदार्थ होता है, जिन्होंने उसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। ओके, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। सो हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अबाउट द प्रोटोप्लाज्म? दैट वाज पुरकिंजी इन 1839. And who was the scientist who discovered about the nucleus? That was Robert Brown. In which year? 1831. Who was the scientist who discovered that free living cells are present in a pond water? That was Leeuwenhoek, Anton von Leeuwenhoek in 1674. Now, further let's proceed the content of this chapter. Cell theory. Now, cell theory, what is cell theory? So, protoplasm, the cell theory that all plants and animals are composed of cell. In the cell theory, it is told that all the plants and animals are composed of cell. सारे पौधे, इस धरती पे मौजूद सारे पौधे एवं जानवरों जो हैं, इनका शरीर का निर्माण सेल के बेस पे ही हुआ है। एंड दैट द सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इस प्रकार हर एक जीवित प्राणी का जीवन का शुरुआत एक सेल के आधारभूत ही है, मतलब बेसिक है। Was presented by two more scientists, that is Sclater and Swan, in 1838 and 1839. Sclater and Swan, उन्होंने सेल थ्योरी को सेल थ्योरी के बारे में बताया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन बाय वर्चाओ। ओके, वर्चाओ इन 1855 उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये सजेशन किया दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम। उन्होंने क्या नया बताया? उन्होंने यही बताया नया कि ऐसा नहीं है कि जो हमें सेल्स दिख रहे हैं वो अभी भी उत्पन्न हुए हैं। ओके, ये हो सकता है पहले से ही मौजूद जो सेल हैं वो फर्दर डिवाइड होके तो नए सेल के रूप में बने हैं, और वो नया सेल हमें दिख रहा है। दैट मीन्स द प्रेजेंट सेल जो हमें दिख रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद सेल का डिवीज़न होने के बाद नतीजा जो है हमारे सामने नज़र आ रहा है। दैट मीन्स इसको अगर साइंस की भाषा में यहाँ पे जो उन्होंने वैज्ञानिक ने बताया, वर्चाओ ने, वो ये बताया कि ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अपने पहले से मौजूद सेल्स से उत्पन्न हुए हैं। ओके, विद द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर इसी प्रयास में आगे बढ़ते गए वैज्ञानिक लोग, उन्होंने नया पावरफुल मैग्नेटिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर डाला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ओके, 1940 इट वॉज पॉपुलरली ऑब्जर्व दैट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स, जिसमें यह प्रयास किया गया कि
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का जटिल जो स्ट्रक्चर है, ओके, उसके बारे में समझने का अध्ययन शुरू किया। एंड इट्स नेक्स्ट इट वॉज द पॉसिबल टू ऑब्जर्व अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। और इस प्रकार से इन तमाम वैज्ञानिकों के माध्यम से हमने यह जाना कि सेल जो है बहुत प्रकार के उसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। ओके, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, और मैग्नीफाइंग लेंस का जब आविष्कार हो गया तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और आसान हो गया। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा आसान हो गया। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म्स। जैसा कि मैंने भी बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स इस संसार में ऐसे हैं जिनकी होल लाइफ केवल एक ही सेल के बिहाफ पे, यानी उनकी बॉडी में केवल एक ही सिंगल सेल होते हैं और पूरी जीवन एक ही सिंगल सेल के आधार पे जीवित रहते हैं। ओके, जिसको जस्ट फॉर एग्जाम्पल एमोइबा, क्लेमाइडोमोनस, पैरामोइशियम एंड many more such type of organisms in their body that is single cell present, and so these organisms are called the unicellular। और ऐसे organisms को हम क्या कहते हैं? unicellular organisms, यानी single cell वाला। just for example fungi। on the other hand many cells group together in a single, okay, एंड सेम डिफरेंट फंक्शंस। उसी प्रकार कुछ बॉडी ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक सेल मौजूद होते हैं और इन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेल नए हैं, ऐसा है हो सकता है कुछ पुराने हों जो खंडित होके नए सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। दैट मीन्स ऑल सेल्स हैव ओनर केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल से वो निर्मित हुए हैं, खंडित होकर टूट के बने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थोड़ा थोड़ा करके हम प्रोसीड करेंगे जिससे आपको बेहतर समझ में आए। एक ही दिन में एक पूरा चैप्टर ख़त्म करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, ख़त्म हो सकता है, पर आपका मेन हमारा टारगेट है आपके कंसेप्ट को, एक एक पैराग्राफ को, कंसेप्ट को क्लियर कराते हुए आगे बढ़ना है, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए इस लेक्चर वीडियो को, जो आज हमारा पार्ट 2 है और प्रीवियसली पार्ट 1 मैंने दिया, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा सा कोई कमेंट डालें। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।